चुनाव सन 2024 में अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग राय ले रहा हूं और किसी भी देश को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए या समाज को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी रोजगार की जरूरत पड़ती है और सरकार को अपनी आमदनी के लिए टैक्स की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई व्यापारियों से चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। सबकी अपनी अपनी क्या राय है, क्या उम्मीदें हैं, इस विषय पे चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वाराणसी में दिनांक 19 मई 2024 को व्यापारी महाकुंभ के माध्यम से सम्मेलन करने जा रहे हैं, अपनी बातों को और व्यापार से जुड़े बाकी लोगों की भी राय जानना चाहते हैं कि चुनाव के बाद या इस चुनाव से पहले और अभी जो सरकार चल रही है, आने वाली क्या जो भी सरकार होगी उससे व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, इन विषयों पे हम बात करेंगे प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी से। अनूप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अनूप जी, चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे जनता को किसी न किसी रूप में ये मौका मिलता है अपने किसी भी विचार को, उनके भी जो पार्टी के विचार हैं उसके हिसाब से आने वाली कैसी सरकार हो, ये जनता तय करती है। और हर वो व्यक्ति जनता है जो इस देश का नागरिक और वोटर है, वो चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो पत्रकार स्वयं हो, चाहे वो किसी मंदिर का पुजारी हो, किसी मस्जिद का मौलवी हो। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सरकारों के पास भी बहुत काम होते हैं, लेकिन सरकार हर व्यक्ति की राय को न जान पाए तो उसी के लिए किसी न किसी रूप में किसी की संगठन के किसी प्रतिनिधि से या उनके जो भी राष्ट्रीय स्तर के या कोई नेता हैं या पदाधिकारी हैं उनके मार्फत से वो बात को पहुंचाना या जानना, ये काम होता है। तो सन 2024 के लोकसभा चुनाव में आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि व्यापार को लेकर कैसे व्यापारी की उन्नति हो और देश की उन्नति हो, तो क्या कहते हैं इस विषय पे? जैसा कि आपने कहा कि चुनाव का वक्त है, मतदान का वक्त है, तो सबसे पहला तो हमारा सभी समाज के वर्गों से, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, जो रोजगार प्राप्त हैं उनसे, जो बेरोजगार हैं वो भी 100% मतदान करें। और हम लोगों का प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल चुनावी मौसम में सबसे पहला प्रयास उसका ये होता है कि मतदान की संख्या कैसे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कैसे हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या हमारे देश में ऐसी हो जाती, जैसे उत्तर भारत में अगर हम देखते हैं तो 50%, 55%, 58, 60, 65% होता है और 35%, 40% ऐसा एक वर्ग होता है जो वोट नहीं डालता है। निश्चित रूप से अगर वो वर्ग वोट अगर कर दे तो हो सकता है सरकारें बदल जाए या इन सरकारों को एक बड़ी मेजॉरिटी मिले तो उन्हें ताकत से काम करने का और मौका मिले। तो सबसे पहला हम लोगों का कई वर्षों से हम लोग करते रहे, 2019 में भी, 22 में भी रैलियां निकाल करके, तरह तरह से सम्मेलन करके हम लोग प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में व्यापारी महाकुंभ हमारा 2024 है। ये पूरे लगभग 3 महीने से कई जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है और ये 2024 तक चलता रहेगा। परंतु इस समय चुनावी वर्ष है और चुनाव का मतदान इस समय हो रहा है,
तो हम प्रयास ये करते हैं कि हम लोगों ने एक जनपद वाइज तो प्रयास कर ही रहे हैं और एक बनारस के लिए एक नारा भी, स्लोगन भी तैयार किया है कि वाराणसी बनेगा देश का सर्वाधिक मतदान के क्षेत्र। तो ये प्रयास है कि वाराणसी से एक उदाहरण पूरे देश में जाए, उत्तर भारत के सभी जनपदों में जाए, कि वाराणसी के माध्यम से हम लोग सभी वर्गों से ये प्रयास कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग से, महिलाओं से, सबसे, कि एक बहुत बड़ी संख्या में मतदान हो और भारत में बनारस एक अपनी ऐसी उपलब्धि पेश करे कि वाराणसी से पूर्वांचल का जिला है जिसका मुझे लगता है तो पूरे देश में वाराणस का एक नाम है। प्रधानमंत्री जी चूंकि चुनाव भी यहाँ से लड़ते हैं, पूर्वांचल का एक अपना एक अलग परिक्षेत्र है। पर्यटन को लेकर के मुझे लगता है कि बनारस बहुत आगे है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और मुझे लगता है धरती का सबसे पुराना, जो हम लोग सुनते हैं या बात करते हैं, सबसे पुराना शहर है। तो यहीं से हम लोगों ने शुरुआत किया है कि इस जनपद को सर्वाधिक मतदान केंद्र देश का बनाने का प्रयास किया जाए। रही आगे की बात की, जो कल का जो हमारा सम्मेलन है उसमें पहला उद्देश्य यही होगा कि वाराणसी बने देश का सर्वाधिक मतदान केंद्र। रही बात आपकी आई कि व्यापारियों को क्या समस्या होती, कैसे क्या होती, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी करता है, नोट भी व्यापारी खर्च करता है, बिना व्यापारी के नोट के कोई चुनाव नहीं हो सकता है और देश की कोई राजनीति भी नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है राजनीतिक दल को भी ये सोचना चाहिए कि व्यापारी वर्ग नोट और वोट दोनों दे रहा है तो उसके हितों की भी बात करनी चाहिए। आज सबसे बड़ा विषम मुद्दा है हम लोगों का, व्यापारियों का, ऑनलाइन शॉपिंग। छोटे मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशान हैं और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि व्यापारी जो को लेकर के, जो मध्यम वर्गकारी हैं, छोटे व्यापारी हैं और एक तरफ देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में हैं, जिनका हजार, 2-2, 5-5, 10-10 हजार करोड़ तक के टर्नओवर्स की कंपनियां हैं, उन कंपनियों से छोटा व्यापारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। तो सरकार को संतुलन बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी वर्ग वंचित ना रह जाए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो हम उस बात को और बढ़ाना चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग छोटा मध्यम वंचित ना रह जाए और उस व्यापारी वर्ग को ऑनलाइन शॉपिंग पे, चूंकि अब रोक होना तो पॉसिबल नहीं है, परंतु आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार एक बूस्टअप पैकेज दे। जैसे उनको जीएसटी हम लोग 18% देते हैं तो उनसे 30% ली जाए। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन स्लैब में बदलाव लाया जाए कि जो इतनी बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां कैसे कर रही हैं, हम लोग दुकान के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो एक बूस्टर पैकेज सरकार छोटे और मध्यम व्यापारी को दे और संतुलन नहीं बनेगा तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एक नई समस्या क्रिएट होने जा रही। लोग बेरोजगार होते जाएंगे और जब बेरोजगारी चरम पर होगी तो निश्चित रूप से लाइन ऑर्डर खराब होता जाएगा और लाइन ऑर्डर फिर एक नई समस्या सरकार के लिए होगी कि लाइन ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए। तो निश्चित रूप से सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ये ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के व्यापारियों को एक बूस्टअप पैकेज दिया जाए। साथ में व्यापारी सुरक्षा आयोग की हमारी पुरानी मांग है, उसको हम लोग अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे फैसले बड़े लिए हैं, एक और बड़ा फैसला लें और व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन करें। बहुत छोटे व्यापारी खासकर, क्योंकि बनास वैसे तो देखा जाए तो पूर्वांचल हब है व्यापार को लेकर के और आज से नहीं है, बहुत समय से है कि अगर नई सड़क से देखा जाए तो पूरा चौक और विशेषण पहुंच जाता है तो आपको सुई से लेकर के हर सामान लगभग मिल जाता है। कहने मतलब है यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं परचेजिंग करके अपने अपने छोटे छोटे कस्बे जिले में बेचते हैं, लेकिन टैक्स का जो स्लैब है वो समझना और छोटे व्यापारियों को उसको फिलअप करना, हमेशा उसका रिटर्न फाइल करना बड़ा समस्या होता जा रहा है। तो इसको लेकर के आप लोगों का क्या सुझाव है और आप लोगों ने अभी तक इसको लेकर व्यापारी वर्गों से आप लोग की मुलाकात है, समस्या आपका जो संगठन है इसका कैसे निदान चाहता है? देखिए, हम लोगों ने समय समय पर रैलियों के माध्यम से, रोड शोज के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो विभागीय मंत्री हैं उनके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, उप मुख्यमंत्री जी तक, वित्त मंत्री जी तक, हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंच करके अपनी बातों को पहुंचाने का काम समय समय पर किया है। सरकार की हम मानते हैं मंशा है कि उसको बेहतर किया जाए। मुझे लगता है कि सरकार और व्यापारियों के बीच में जो अधिकारी वर्ग है
उसको भी एक संतुलन बैठाना होगा। व्यापारियों की बातों को लेकर के सरकार तक समीक्षा को पहुंचाना होगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठें और उसको सॉल्व करने के तरीके आराम से बहुत सारे हम लोगों के ऐसे कुछ सरकार व्यापारियों और सरकार के बीच में मध्यस्थ बनाए और मध्यस्थता कराए और जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करे और ये पॉसिबल है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो टैक्सेशन की बात है, टैक्स जीएसटी को लेकर के भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा आ रहा है कि चाइना से माल आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों वाले बहुत सारा डुप्लीकेट भी माल दे रहे हैं और दूसरा क्या है कि लोगों को सस्ता माल प्रोवाइड करा रहे हैं। सस्ता माल में वो जीएसटी की चोरी भी कर रहे हैं। उस बड़े लेवल पर चीज़ें होने के कारण वो पकड़ में नहीं आ रही हैं। तो निश्चित रूप से जीएसटी की मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के बीच में भी ड्राइव हुई भी थी, उसमें काफ़ी लोग पकड़े भी गए थे। तो मुझे लगता है कि जो इस तरीके की स्थितियाँ उसको भी देखा जाए और समन्वय तो देखिए बनाना पड़ेगा। अगर संतुलन नहीं बनेगा, प्रकृति भी है संतुलन बना करके चल रही है, अगर संतुलन नहीं होगा तो सरकार के लिए जो भी सरकारें हैं, प्रदेश की हों, स्टेट की हों, जिस भी पार्टियों की सरकारें हैं, आने वाले समय में एक लाइन ऑर्डर एक बड़ी समस्या के रूप में क्रिएट होने जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को समझना होगा, जीएसटी को 2 स्लैब में कर दिया जाए, हमारे मध्यम और छोटे वर्ग के व्यापारियों को लेकर के टैक्स स्लैब में छूट दी जाए और जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उनको टैक्स स्लैब में एक परिवर्तन लाया जाए। तो इस तरीके से हम लोग कंपटीशन कर पाएंगे और प्रतिस्पर्धा कराने की बात कर रहे हैं, हम कोई गिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सरकार एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए और व्यापारियों को इस जो एक बड़ी समस्या है ऑनलाइन शॉपिंग, आज व्यापारी की समस्या है, कल सरकार के लिए बड़ी समस्या होगी। तो मुझे लगता है व्यापारियों के माध्यम से हम उस बात को सरकार को आगाह कर रहे हैं कि एक बड़ी समस्या जो आने वाली है उसको देखा जाए और व्यापारी वर्ग निश्चित रूप से रोजगार, जब व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें बंद करेगा, रोजगार उसका कम होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम करता है। तो सरकार को संतुलन बनाना होगा। अपेक्षा है, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और हमारे इस कार्यक्रम की गूंज वहाँ तक पहुँचेगी और हमारी जो भी मांगे हैं, व्यापारियों की मांगे हैं, उसको सरकार पूर्ण करेगी। और व्यापारियों की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि सर जो व्यापारी एक बड़ी संख्या में वोट करेगा, जगह जगहों पर प्याव लगाने का काम करेगा, जगह जगहों पर वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम करेगा। ये व्यापारी वर्ग ने एक जुम्मा ले लिया है, हम लोग इसकी कल घोषणा भी कर देंगे और व्यापारी वर्ग जो भी सपोर्ट कर सकेगा इस चुनाव में बेहतर कराने की सपोर्ट करेगा। अब बारी सरकार के हाथ में है कि वो व्यापारियों को कितनी राहत, कितनी सुविधाएं कितनी देती है, तो जिससे सरकार का कलेक्शन भी बढ़ेगा और लाभ भी होगा। आप प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक चीज़ ये आता है, जिसे भी आपने चाइना की बात की कि चाइना से हमारे देश में इतना आ रहा है, सस्ता है, ठीक, क्वालिटी अच्छी है, नहीं है। हमारे देश के जो छोटे व्यापारी हैं उनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन हो कि हमारे देश का सामान भी निर्यात हो, जिससे उनका व्यापार भी बढ़े, देश की आमदनी भी बढ़े। तो इसके लिए आप लोगों को क्या लगता है, सरकार अपना कार्य सही ढंग से कर रही है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, सरकार को देखिए इसमें निश्चित रूप से मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक विंडो सिस्टम हो, एक व्यक्ति को किसी ट्रेड का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, अब पता चला एमएसएमई में अलग भटक रहा है, लेबर में अलग भटक रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और हर जगह रिश्वत चल रही है और इस पर कोई पुरहज नहीं है कि जो रिश्वत की वजह से भी एक अधिक व्यापारी प्रताड़ित है और रिश्वत भी उसको देनी पड़ रही है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित, उतना परेशान हो जाता है, उतना ज़्यादा अपना समय दिया जाए। स्टार्टअप की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी है, मगर उसका इम्प्लीमेंट अधिकारियों के द्वारा पूरा नहीं हो पा रहा है, बैंकों से लोन्स नहीं हो पा रहे हैं, जो स्टार्टअप चालू हो रहे हैं उनको परमिशंस नहीं हो पा रही हैं और जो स्टार्टअप चालू भी हो रहे हैं तो उसको कैसे क्रियान्वयन करके आगे कैसे नियमित रूप से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार को एक बार समीक्षा करनी पड़ेगी। अधिकारी वर्ग को एक चिन्हित करना पड़ेगा कि सिंगल विंडो सिस्टम पर काम किया जाए और व्यापारियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। तब मुझे लगता है स्टार्टअप की जो योजना है तभी पूरी तरीके से सफल हो पाएगी। जो हमारा समाज इस समय है, चुनाव में खासकर ज़्यादा दिखता है कि बेरोजगारी बहुत है।
अब ये आप इसको नारा कहिए या मजबूरी कहिए राजनीतिक दलों की, या युवाओं की समस्या है, या शिक्षा नीति में कहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमारे किसान हैं, ज़्यादातर बड़े कोई भी व्यापार मंडल हो अन्य वस्तुओं पे तो ध्यान देता है, लेकिन किसान कैसे व्यापारी बने, कैसे वो उद्योगपति बने, अपने माल को कैसे उद्योग की तरह बेचे, इस पे कोई व्यापारी वर्ग या उनका कोई संस्था ध्यान नहीं दे रहा है। अगर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कृषि देश, कहने के कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश में खाद्य तेल का आयात होता है, और लड़के बेरोजगारी की बात करते हैं, तो इसको कैसे शिक्षा नीति में लाया जाए कि हमेशा सब लोग देखें, कोई भी सरकार आए, अभी हमसे आपसे या किसी से कोई कह दे कि लेख लिख के दे दो, निबंध लिख के दे दो कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, यदि मैं मुख्यमंत्री, तो मैं सबको नौकरी दे सकता हूँ, तो किसी पास कोई जवाब नहीं होता। कहना बड़ा आसान है, देश का लगभग 20 करोड़ युवा कहता है मैं बेरोजगार हूँ। तो आपके हिसाब से कृषि के माध्यम से कैसे वो व्यापारी बन के पैसा भी कमा सकता है और देश सेवा भी कर सकता है, और वो व्यापारी की तरह, उद्योगपति की तरह उसकी गिनती हो, ऐसा आप लोगों को क्या लगता है? देखिए है क्या कि एक तो पहली बात आई कि किसान को लेकर के व्यापारिक संगठन नहीं देख रहे हैं। हमारे संगठन की मंडी शुल्क की समाप्ति की बहुत मजबूत मांग है, और इसको निरंतर हम लोग सरकार से रखते हैं। कई स्टेट्स में 1% है, कहीं कहीं नहीं है। तो मंडी शुल्क की समाप्ति हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, और प्रयास हम लोग करते रहते हैं। साथ में जो ब्रांडेड गल्ला है, जो गल्ला है, राशन है, उसको टैक्स फ्री किया जाए, अभी 5% कर दिया गया था। तो इन विषयों में भी हम लोग निरंतर सरकार को अप्रोच करते रहते हैं, अपनी बातों को रखते रहते हैं। सारी चीज़ें हैं, मंडी को सुरक्षा दी जाए, साफ सफाई की जाए, तो इसको लेकर के निरंतर इन बिंदुओं पे काम होता है। जब किसान मंडियों पर माल लेके आता है, उसको सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से किसान का भी फायदा होगा, और उचित रेट पे उनको माल बिकेगा, सारी चीज़ होगी, मगर कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो देना पड़ेगा। तो मंडी शुल्क की समाप्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसान के हित में भी है और व्यापारी के हित में भी बात है। रही व्यापारी की बात, तो देखिए व्यापारी राष्ट्र हित में निरंतर काम कर रहा है। कहीं पर भी पूरे देश में जितने भंडारे चल रहे होंगे, जितने बेरोजगारी अगर दूर करने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा छोटा व्यापारी अगर है तो उसने 4 एम्प्लॉय रख रखे हैं, कहीं उसने गोदाम ले रखा है तो किराया दे रहा है, वो भी बेरोजगार दे रहा है। निरंतर रूप से अगर व्यापार को हिंदुस्तान में कोई सृजित कर रहा है, तो वो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है, वो कर रहा है। रही देश हित की बात, आपने देखा होगा बड़ी कोई भी कहीं भूकंप आया होगा, भुज में पहले आया, बहुत सारी चीज़, पूरा देश का व्यापारी एकत्रित हो गया और कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर किया। आपने देखा अभी कुछ समय कोरोना में हर एक व्यापारी रोड पे था, हर एक व्यक्ति रोड पे था, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर व्यापारी वर्ग की ऐसी सोच देश प्रेम की ना होती, मानव कल्याण की ना होती, तो मुझे लगता है कि कोरोना की त्रासदी से लोग, तो जो भी घटनाएं हुई वो तो पेपर्स में है, सरकार ने सब धारे डांटे दिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चलता रहता है, चला कि किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, हर सब ने अपने अपने स्तर पर काम किया। मगर व्यापारी वर्ग अगर निकल के ना आता तो निश्चित मुझे लगता है कि ये कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर और भुखमरी से लोग ज़्यादा मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि हाईवेज में लोग जाकर के घर का राशन लेकर के खाना दे रहे थे, पीना दे, और बताइए 60-70 दिन लॉकडाउन चला, और उन चीज़ों को पहुंचाना, उन चीज़ों को करना, मुझे लगता राशन वाला जो चालू हुआ वो 20-25 दिन बाद हुआ, इम्प्लीमेंट महीनों बाद हो पाया, 2-2 महीने बाद खातों में पैसे आ पाए। मगर व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानों को खोल दिया, अपनी चीज़ों को लेकर के राशन, भंडारे, सारी चीज़ कराई। आज भी कहीं भी सेना का कोई शहीद होता है तो व्यापारी वर्ग चंदा करता है, राशन लेकर के हम लोग वहाँ तक जाते हैं, कारगिल युद्ध में दिया। तो निश्चित रूप से देखिए व्यापारी तो राष्ट्र हित में निरंतर काम कर रहा है। और एक और बड़ी बात जो सरकार खुद भी कह रही है कि सरकार व्यापारी नोट भी देता है। भाई आज जीएसटी का कलेक्शन सर्वाधिक है, तो निश्चित रूप से व्यापारी ने बिल काटे होंगे तभी पहुंचा है सारी चीज़ें। तो व्यापारी वर्ग के लिए तो निश्चित रूप से समाज में जितने भंडारे हों, जितनी शादियां हैं, जितने सम्मेलन हैं, मुझे लगता है समाज का सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्य हो रहा, होली दिवाली में चंदा कहीं होता तो बताइए कहाँ होता है, किसानों के घर तक लोग नहीं पहुँचते, बाजारों में रसीदें कटने जाती हैं। अब भंडारा होता तो बाजारों में रसीद, बाजार में व्यापारी के पास आते।
तो देश में व्यापारी का तो जो योगदान है वो अतुलनीय है। और मुझे लगता है कि उसका सम्मान पहले नंबर पे देश में हमारे सैनिक का सम्मान है, तो अगर दूसरे नंबर पर कोई सम्मान गिना जाना चाहिए तो व्यापारी वर्ग का होना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, मगर मुझे लगता है कि सरकार और व्यापारियों के बीच में अधिकारी वर्ग और बेहतर तरीके से जो सरकार की योजना है उसको इम्प्लीमेंट करा दे और इम्प्लीमेंट कराने के बाद उन चीज़ों को और आगे बढ़ाए। तो मुझे लगता है सरकार जो करना चाहती, सभी सरकारों की मंशा अच्छी होती कार्य करने के लिए, इम्प्लीमेंट में कहीं ना कहीं कमी है और घोर कमी है, तो उसको दूर किया जाए। और व्यापारी तो देखिए सेवा कर ही रहा, सारी चीज़ कर ही रहा है। समाज में इतनी शादियाँ हो रही, आज मान लिया सरकार अनुदान बढ़ा करके चल रही, कितने भी समाज के हर समाज का व्यक्ति काम कर रहा है तो व्यापारी कर रहा है। अब फिर मैं कृषि की तरफ आऊँगा। अभी देखिए कुछ समय पहले आप लोग मीडिया मार्फत जाने होंगे कि एक हवा बनाया जाता है कि महंगाई है, और उसको सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ मुझे जिस तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है जो हमारे देश का अन्नदाता है, किसान है। जब उसके कमाने का समय आता है, उसके सामान का जब निर्यात होने लगता है जिससे राष्ट्र को फायदा हो, उसको रोक दिया था। प्याज को ही लेकर के कुछ समय पहले प्याज को रोक दिया गया निर्यात को लेकर। इसी तरह जब भी कुछ होता है निर्यात का समय, जब जिससे किसान कुछ कमा सकता है, उस समय निर्यात को रोक दिया जाता है कि हमारे देश के लोग क्या खाएंगे। लेकिन जब किसान अगर अमीर होगा तो निश्चित है कि बेरोजगारी भी कम होगी, लोग खेती पे ध्यान देंगे, उसको रोजगार बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि व्यापार मंडल उस समय इस बात को नहीं उठाता है कि भाई उनका आप निर्यात क्यों रोकिए। हमारे देश का ये मान लिया जाता है कि अरे भाई लोग खाएंगे क्या। तो हमारे देश से इतने लड़के पढ़ लिख के, एक से एक लोग पढ़ लिख करके विदेश जाकर नौकरी करते, तब नहीं होता कि हमारे देश में डॉक्टर की कमी, उनको न भेजा जाए। अभी तक हमारे देश में सबके पास मोटरसाइकिल नहीं पाई, इसका निर्यात न करें, सबके पास कार नहीं पाई, उसका निर्यात न करें। सिर्फ किसान के उत्पाद का निर्यात जब रोका जाता है और वो कमा नहीं पाते हैं तो व्यापारी वो बन नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई व्यापार मंडल उनका समर्थन उस समय नहीं करता, उसके लिए खड़ा नहीं होता है कि इनका निर्यात इस समय क्यों रोका जा रहा है, बल्कि उस निर्यात से जो आमदनी हो रही है राष्ट्र को भी फायदा हो रहा है, उससे उनका हिस्सा दिया जाए। देखिए पहली बात आपने कही बेरोजगारी की, तो देखिए बेरोजगारी समय समय पे सरकार डेटा दे रही है और बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की भी जो डेटा है वो बेरोजगारी बढ़ी है उसमें। साथ में महंगाई को लेकर के भी महंगाई बढ़ी है और समय समय के हिसाब से बढ़ती भी है, किस सरकार में किसी से में ज़्यादा किसी में कम। मगर अगर महंगाई बढ़ी है तो सरकार ने जो बहुत सारे 80 करोड़ 50-70 करोड़ लोगों को राशन देने का भी काम किया है। मतलब अगर महंगाई बढ़ी है तो सरकार ने प्रयास अपना किया है कि इस महंगाई को कैसे बैलेंस में लाया जाए, कैसे सारी चीज़ों को किया जाए। देखिए होता क्या है कि जब जैसे निर्यात को लेकर के या निर्यात रोकने की बात करी जाए तो वही पहला हमने शब्द बताया कि संतुलन की बात है, कैसे संतुलन कैसे रखा जाए। तो सरकार कभी कभी पर संतुलन बनाने के लिए निर्यात रोकती है और निर्यात चालू भी करती है। ये देश के पॉलिसी मैटर है और इन पॉलिसी मैटर पे कहीं कहीं पर जब देश हित की बात होती है तो पूरे समूह की बात होती, तो एक चाहे वो व्यापारी समाज हो, चाहे किसान हो, किसी भी व्यक्ति को, वो एक व्यक्ति समाज की ना बात करके एक हिंदुस्तान लेवल, भारत के लेवल पर जब बात होती है, कभी कभी निर्यात होता है। कुछ चीज़ों का निर्यात में बढ़ावा भी दे रही सरकार, ऐसा नहीं है कि बढ़ावा नहीं दे रही। सरकार चाहती भी है कि कुछ चीज़ों का निर्यात हो, सारी चीज़ें हों, वो सरकार चाहती है। मगर कभी कभी सरकार के अपने पॉलिसी मैटर्स भी होते हैं, सरकार को पूरे देश को देखना होता है और बैलेंस भी करना होता है। उसके पीछे RBI भी होती है, संस्थाएं भी होती हैं और सरकार भी पूरी तरीके से कभी कभी संस्थाओं की रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्टों के आधार पर कुछ चीज़ें लागू करती है। कभी सरकार के कुछ डिसीजन का ज़्यादा लाभ मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो ये तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, व्यवस्था है, कुछ कभी बेहतर होगी, कभी कम बेहतर होगी। धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि व्यापारी हमेशा राष्ट्र हित में जैसे काम करता है, समाज हित में करता है, करता रहेगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग व्यापारियों को चोर तक कह देते हैं, जिसके कारण देश में इतना टैक्स उतरता है, जिससे देश का
एक हिसाब से कहा जाए तो देश को चलाने वाला व्यापारी होता है, उसका टैक्स होता है। तो ये भी कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, लेकिन भाई राजनीति है, सबको अपना स्वतंत्रता है बोलने का। ये हमारे देश की यही खासियत भी है कि लोकतंत्र है, लोग अपने मन की बात कह लेते हैं। आपने अपनी बात कही, हमने ये बात अपने सवाल कहे। आपने जो शब्द कहा उस शब्द की बात हम लोगों से कोई डायरेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्ट बातें हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डायरेक्ट वे में जिस समय अगर ऐसी चर्चा जो व्यक्ति, जो राजनीतिक व्यक्ति, जो भी सामाजिक व्यक्ति करेगा, तो निश्चित रूप से प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उसके घर का भी घेराव कर देगा और उसको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। व्यापारियों के लिए अगर आप शब्द का काम कोई भी हिंदुस्तान में करेगा तो निश्चित रूप से उसके घर तक घेराव करने का काम, बाजार छोड़ दीजिए, उसके घर तक का घेराव करने का काम करेंगे। और जब तक वो क्षमा नहीं मांगता है तब तक उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ों के लिए प्रतिनिधि व्यापारी तैयार है और व्यापारी कमज़ोर नहीं है। व्यापारी जब अर्थव्यवस्था चलाता है, सरकारें चलाता है, और सरकारों को सभी राजनीतिक दल समाज को लेकर के जब मजबूती देता है तो निश्चित रूप से व्यापारी अपने लिए भी कार्य कर सकता है। साथ ही आपके माध्यम से हम वाराणसी की जनता को और जितने भी लोग हमारी बात पहुंच रही है उनको सादर अपील करते हैं कि कल व्यापारी महाकुंभ 2024 वाराणसी में आयोजित है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता एकत्रित हो रहे हैं। वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और एक मुहिम हमारी है कि बनारस को देश में सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र बनाया जाए। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा होगी और उनकी बातों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक एक ज्ञापन भी जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा जाएगा। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मतदान सबसे बेहतर करें। 1 तारीख को वाराणसी में मतदान है, तो सबसे ज़्यादा मतदान करें और हम सभी एक दूसरे से अपील करें कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब इस देश में 100% मतदान होने लगेगा तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होने का काम करेंगी। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे व्यापारियों को लेकर के, समाज को लेकर के, किसान को लेकर के विभिन्न के लिए और साथ में तुलनात्मक तरीके से व्यापारियों की, सरकार की, प्रशासन की, अधिकारियों को लेकर के बहुत बेहतर समीक्षा की है। अगर आप जैसे समाज में पत्रकार वर्ग ऐसी समस्याएं निरंतर लोगों को होने लगे, डिबेट्स छोटे छोटे बड़े बड़े स्तर में होने लगे, तो मुझे लगता है कि व्यापारी वर्ग और मुझे लगता है सभी समाज के वर्ग का फायदा होगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि 4 जून के बाद जो भी नई सरकार बनेगी उनसे आपकी वार्ता होगी और आप लोग हमेशा समाज हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री श्री बदरुद्दीन अहमद जी, जो वाराणसी के ही निवासी हैं, और ये कार्यक्रम भी वाराणसी में ही आयोजित हो रहा है, व्यापारी महाकुंभ। तो इस विषय में कुछ बताइए कि ये सम्मेलन महाकुंभ कहाँ पे हो रहा है, और जो आपके संस्था से न भी जुड़ा हो, व्यापारी हो, तो ये आपका महाकुंभ कहाँ पे हो रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, और वो अपनी बातों को किस प्रकार रख सकता है, थोड़ा इसके विषय पर बताइए। देखिए, व्यापारी महाकुंभ वैसे तो हमारे पूरे प्रदेश में निरंतर हर जगह होता चला आ रहा है। ये आज बनारस में कल 11 बजे प्राणकर स्मृति भवन मैदागिन में आयोजित है और इसका महाकुंभ का ये प्रोग्राम निरंतर चल रहा है पूरे प्रदेश में। लेकिन इस समय इलेक्शन का भी माहौल है, इसलिए हमारे महाकुंभ का ये प्रयास है कि हम वोट प्रतिशत बनारस के अंदर ऐसा करा दें या ऐसा हम रिजल्ट देने में कामयाब हो जाएं, पब्लिक से कह करके, जागरूक करके, अपने व्यापारियों से कह करके, कि ताकि वो पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि काशी एक पवित्र नगरी है, महादेव की नगरी है, गंगा जमनी तहजीब की नगरी है। कहीं बिस्मिल्लाह जी का वादन सुनाई देता है तो कहीं जो है अजान, कहीं पे मंदिर से घंटा। ये काशी वो जगह है जहाँ कबीर भी हैं। भरकफ ये बड़ा लंबा कहानी है,
क्योंकि काशी मोटा मोटी ये है कि काशी एक ऐसी नगरी है जो हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान को मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कोई दूसरी ऐसे जगह होगा जहाँ सारे धर्म के लोग एक जैसे रहते हैं और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पनपती रहती है। तो उस बीच में लोग निरंतर आगे बढ़ करके ऐसा इतना वोट कर दें कि ताकि यहाँ जो है प्रधानमंत्री के भी नाम में हो कि हाँ भाई उनके संसदीय क्षेत्र में वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा, वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि समाज का कुछ वर्ग जो अभी वोट नहीं करता है वो आपकी बातों को समझेगा और मीडिया की भी मेहनत को देखते हुए कम से कम वोट करने निकलेगा। ऐसी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, तिरंगा, वंदे मातरम। धन्यवाद। लीजिए निकाल ले। वो निकाल के गए हैं कि नहीं? हाँ है। अच्छा, निकाल के दिए हैं। वो तो हो गया, वो उसी में जुड़ेगा, अलग से नहीं जुड़ेगा ना। शंखनाद न्यूज चैनल। हाँ अच्छा, वो छूट गया था। हाँ नहीं, ये उनको जो लगाए थे ये है, हम बोल रहे थे। अच्छा वहाँ, अच्छा वहाँ रखते हैं। अब करिए पहले। हाँ हाँ, आन करिए तब ना। हाँ, नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। अरे हाँ, एक मिनट माफ काटिए फिर से, वो हम इसको पढ़ने इसीलिए सामने रखे हैं। काट दीजिए। काट दिए। हाँ हाँ, आन करिए। नमस्कार, शंखनाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला व महामंत्री बदरुद्दीन अहमद जी से। जानेंगे व्यापार को लेकर के क्या है व्यापार की स्थिति, सरकार से क्या है उम्मीद, और आपका जो महाकुंभ हो रहा है व्यापारी महाकुंभ, उस